स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल लियोनी क्लासेस में। और आज आप सभी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो उसको तो लेकर आना ही था। यानी कि जो आप सभी का इकोनॉमिक्स का आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट। उसके लिए मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। यानी कि आपने अभी तक जितनी प्रिपरेशन करी है वो कितनी सही है, कितनी ठीक नहीं है, क्या करना है और कहाँ पर क्या चीज़ में गलती कर रहे हो। और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस जितने भी एग्जाम गए हैं हमारे, उनमें भी देखा तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये भी पता चल जाएगा अब आपको। सैम्पल पेपर से ये बात तो पता चल ही जाती है, पर यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। हम जो है अपना जो प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो आपके एग्जाम में जाने के बाद। तो देखो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी तैयारी चल रही है। और किसी भी इकोनॉमिक्स की किसी भी टॉपिक की अगर आपको वीडियो नहीं मिली, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है, बच्चे आप सभी जो हैं ये सोच रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर है वो नहीं करने चाहिए कवर, केवल एमसीक्यूज कर लेने चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हो। इंडियन इकोनॉमी में आपको एमसीक्यूज से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से अभिकथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और सेम एमसीक्यू चाहे आप किसी की भी वीडियो देखो, चाहे मेरी वीडियो ही क्यों नहीं देख रहे हो, और आप ये कहो कि सेम एमसीक्यू आ जाएंगे, वो कई बार हमारा बाई चांस ऐसा हो सकता है, पर हमेशा ऐसा हो नहीं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे पोल साइंस हो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अब यहाँ पर जो हाँ प्रैक्टिस सेट है, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में से ये जो है सीबीएसई के द्वारा ही दिया गया है, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमने देखा अभी अपने प्रीवियस एग्जाम में। चलो ज़्यादा बातें हो गई, सब कुछ बता दिया मैंने। अब इंस्ट्रक्शन की बात करें तो 90 मिनट आपको मिलेंगी, और कम नहीं होते हैं। सोच समझ के अच्छे से रीड करके आपको क्वेश्चन को एक बारी नहीं आता दूसरी बारी देखो, और अच्छे से। आप क्या कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप किसी बहकावे में आ चुके हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नहीं है। आप सारे अपने जितने भी क्वेश्चन है, जितने इसमें कहे जाते हैं उतने ही करके आने हैं, और ज़्यादा चालू बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कि बच्चे क्या कर लेते हैं कई बार कि 24 क्वेश्चन, यानी कि जितने टोटल क्वेश्चन दिए होते सारे के सारे करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी आपकी, यानी कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने हैं, और आप 24 के 24 करके आ जाते हो। टीचर क्या करेगी, स्टार्टिंग के 20 चेक कर देगी, और बाद के जो 4 है वो छोड़ देगी। चाहे बाद के 4 सही हों, और आपके पहले के जो 20 क्वेश्चन चेक किए हैं उसमें से आपके 16 मार्क्स ही क्यों ना आ रहे हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ध्यान से करना है, मतलब कि जितने क्वेश्चन कहे जाएं उतने ही करके आने हैं। अब सेक्शन बी है, उसमें 24 क्वेश्चन है, उसमें से भी 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी है, आपका 12 प्रश्न होंगे और 10 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से सभी अंक जो होंगे हर क्वेश्चन के वो समान होंगे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। टोटल 40 मार्क्स का होगा आपका। और किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आप सभी के, तो आप सभी को हाउ टू कैलकुलेट जो मार्क्स की मैंने वीडियो बनाई है वो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का आ गया है, तो फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है आप सभी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की जो बजटीय नीति को डैश भी कहा जाता है। तो मैंने आपको जब बजटीय नीति का जो चैप्टर कवर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था बजट नीति को एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है, पहला आय तथा व्यय नीति, दूसरा राजकोषीय नीति, तीसरा मौद्रिक नीति, और चौथा वित्तीय नीति। मैंने आपकी जो ये समष्टि अर्थशास्त्र है उसके सारे चैप्टर्स जो है एमसीक्यू वाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इंडियन इकोनॉमी के भी जो आपके चैप्टर्स हैं वो मैं केवल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और स्वतंत्रता प्राप्ति वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज भी बना चुकी हूँ, क्योंकि उसमें से मुझे लगा कि क्या एमसीक्यूज बनेंगे। वो एमसीक्यूज जो होंगे मैं आपको करवा भी देती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही एमसीक्यूज आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो देखो, जो ये बजटीय नीति है सरकार की, उसे राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। भी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है, सभी को आंसर साथ साथ में देते हुए चलना है यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में। तो देखो अगला है, भुगतान शेष का चालू खाता केवल डैश को शामिल करता है। तो चालू खाते में क्या शामिल होता है, अभी अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस जो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास आई थी यही आई थी, बीओपी और ये वाला जो चैप्टर है इनमें से आया था, करवाया था मैंने। तो जो चालू खाता आपको पता होगा, भुगतान शेष जो होता है, एक तो चालू खाता होता है उसमें, और पूंजीगत खाता होता है। तो चालू खाते में क्या आता है, चालू खाते में कोई भी वस्तु या सेवा का आयात निर्यात होता है तो वो आता है, उसके साथ साथ एक पक्षीय हस्तांतरण भी आता है इसके अंतर्गत। तो अब ऑप्शन देखते हैं, पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, तो निवेश जो है आपका पूंजीगत खाते में चला जाता है। उधार भी आपका पूंजीगत खाते में चला जाता है। अगर आपने जो एमसीक्यूज की वीडियो है मेरी नहीं देखी वो वाली, उसमें सारा कॉन्सेप्ट पहले मैंने क्लियर कर दिया और फिर एमसीक्यूज करवाए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
आगे देखो, भारत का 12 ही प्राण सेवाएं। तो जो भारत का ये क्या कर रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बाहर। तो सेवा चाहे बाहर प्रदान की जाए चाहे अंदर प्रदान की जाए, बाहर करेंगे तो निर्यात हो जाएगी सेवाएं, ठीक है। तो वो आपके चालू खाते में आता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर निवेश आ गया, देखो तो ये इन वर्ड से पता चल रहा है जो चीजें हैं हमारे कौन सी हैं, ये पूंजीगत खाते में और ये चालू खाते की है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने देखिए, पहचानना है इसमें से हमें क्या पहचानना है, इसमें हमें ये पहचानना है कि निम्न में से कौन मुद्रा का सृजन करता है। तो मुद्रा का सृजन कौन करता है, पहला है नाबार्ड, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है यहाँ पर एलआईसी। तो देखो इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ये करता है मुद्रा का सृजन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है जो एप्पल के जो आईफोन होते हैं अगर उनका आयात किया जाता है तो वह डैश तथा डैश में दर्ज किया जाता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, ये भुगतान शेष से जो भुगतान शेष से आया है ये भी आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आईफोन जो है एक वस्तु है और उसका आयात किया गया है, यानी कि किसी भी वस्तु का आयात या निर्यात किया जाता है तो किस में आता है, चालू खाते में आता है। तो चालू खाता देखो हमारे ये दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे क्योंकि इसमें पूंजी खाता दे रखा है, चालू खाता है, ये दो ऑप्शन बच गए हमारे। अब जो चालू खाता तो फिक्स हो गया फर्स्ट वाला आंसर, अब तथा डैश में दर्ज किया जाता है, यानी कि नाम में करेंगे या फिर जमा में करेंगे, यानी कि डेबिट में करेंगे क्रेडिट में करेंगे। तो हम इसे डेबिट में करेंगे। डेबिट का मतलब होता है जो जाता है, यानी कि हमारे बैंक से क्या किया जा रहा है, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उसका पेमेंट क्या करते हैं आप अपने बैंक से करते हैं, तो बैंक से हमारे जो पैसे अगर ट्रांसफर किए जा रहे हैं या किसी को दिए जा रहे हैं तो वो क्या है, डेबिट होता है। तो अगर आप फोन खरीदेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये जो वस्तु दे रखी है आपकी, जो फोन दे रखी है, अगर उसे खरीदेंगे तो बैंक से पैसे निकलेंगे ना, तो इसलिए डेबिट हुआ है। तो मैंने जैसे आप सभी को बताया था, इसका याद करने के शॉर्ट ट्रिक यही है, नाम को जैसे आप याद रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको महात्मा गांधी, अगर वो क्या है उनकी डेथ हो चुकी है तो वो जो है व्यक्ति मर चुके हैं, फिर भी क्या है हम उनके नाम से उनको जानते हैं, यानी कि जो नाम होता है वही, यानी कि महात्मा गांधी उनको जानते हैं हम नाम से, पर वो जा चुके हैं तो नाम जो है वो चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जो नाम होता है हमेशा ये डायलॉग याद रखना है आपको, नाम जो है वो चला जाता है, यानी कि डेबिट जो है उस वो क्या होता है, चला जाता है, निकल जाता है। तो यानी कि बैंक से पैसे निकाले जाते हैं या ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कथन ए और कथन बी। तो देखो कथन ए क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए पसंदीदा जो गंतव्य है, यानी कि जो भारत है उसमें क्या होते हैं, बाहर से बहुत सारे क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो बिल्कुल बात ठीक है, उनके लिए पसंदीदा भी है, ये तो ठीक कहा गया। अगर देखो भारत ने व्यापार सरलता रैंक में सुधार किया, तो भारत ने किया है तो ये भी ठीक है हमारा। तो इसलिए हमारा कथन ए और दो, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, एक वित्तीय संस्थान को बैंक बनने के लिए आवश्यक शर्त है। तो वित्तीय संस्थान जो है बैंक कब बन सकता है, इसमें से कौन सी शर्त वो पूरी करेगा कि वो बैंक बन जाए। पहला दे रखा है जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, तीसरा मुद्रा नोटों की छपाई और चौथा ए और बी दोनों। तो वित्तीय संस्थान बनने के लिए वित्तीय संस्थान जो है ये वो क्या करती है, ऋण तो देती है पर वो जमा स्वीकार जब वो करना शुरू कर देती है तो ये शर्त पूरी करती है, तब वो है क्या है, एक बैंक बन जाती है। तो हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जमा स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देकर पूछ लेते हैं कि एक टीचर है वो ये पढ़ा रही है और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, इस तरीके से ऐसा ही यहाँ पर दे रखा है। अभिषेक कहता है इस बाजार में विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है तथा यह एक निश्चित स्थान तक सीमित नहीं है। यह उपरोक्त कथन अभिषेक द्वारा दिया गया था, इस कथन में किस बाजार को संदर्भित किया गया है। तो देखो जो अभिषेक है उसने क्या बताया कि विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है और यह क्या निश्चित स्थान तक सीमित नहीं है। तो निश्चित स्थान तक सीमित नहीं यानी कि विदेशी है, और यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय हो रहा है यानी कि विदेशी विनिमय बाजार के बारे में यहाँ पर बताया गया अभिषेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, यहाँ पर दो कथन दे दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है हमारे सामने कि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण देता है। तो बजट का कॉन्सेप्ट जो अगर क्लियर है तो आपको पता होगा, बजट की डेफिनेशन यही होती है कि एक वित्तीय वर्ष में जो भी अनुमानित आय है और जो भी अनुमानित व्यय है उसका विवरण ही क्या होता है, बजट होता है। तो ये बात तो ठीक है हमारी। अगला देखो दूसरा कथन कह रखा है यहाँ पर, बजट अनुमान जो है सरकार के पिछले साल के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। नहीं, सरकार के पिछले साल के नहीं बल्कि उस वित्तीय वर्ष का जो है उसके अंदर सरकार ने क्या खर्च किया है, क्या
उसकी आय हुई है उसका जो विवरण है वो बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाले हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ए सत्य है, पहला सत्य और दूसरा हमारा असत्य है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगला है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंत प्रवाह डैश व डैश पक्ष में दर्ज किया जाता है। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है, तो निवेश आप सभी को पता है, तो हमारे ऑप्शन से पता चल रहा है कि भुगतान शेष से पूछा गया। भुगतान शेष में हमारे दो होते हैं, एक तो चालू खाता और एक पूंजी खाता। चालू खाते में क्या होता है, हमारे जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उनका आयात और निर्यात होता है। पूंजी खाते में निवेश हो गया, उधार वगैरह हो गया, वो आते हैं। तो इसलिए निवेश हमारा पूंजी खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेकंड ही ठीक हो गया हमारा, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में सेकंड आ गया हमारा। अब नेक्स्ट में भी पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये जो है किस पक्ष में आएगा, यानी कि नाम में आएगा या फिर जमा में आएगा। तो ये नाम में नहीं आएगा, डेबिट में नहीं आएगा। डेबिट से तो क्या होता है, अगर हम कुछ वस्तु वगैरह खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक से क्या करते हैं, अपने जो पैसे उनको ट्रांसफर वगैरह करते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, तो वो डेबिट में आता है। तो यहाँ पर जो है निवेश किया जा रहा है, तो निवेश जब किया जा रहा है तो जमा में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो इसलिए हमारा जो है फोर्थ हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ, और इसलिए हमारा सेकंड और फोर्थ है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पहचानिए निम्न में से कौन सा कथन आरबीआई के संदर्भ में सही नहीं है। तो आरबीआई के संदर्भ में कथन कौन सा सही नहीं है। पहला है, सरकार से जमा स्वीकार करता है। तो सरकार से जमा स्वीकार करना बिल्कुल ठीक है। अगला यह है, सरकार को ऋण देता है। हाँ, जैसे हमारा जो बैंक होता है वाणिज्यिक बैंक होता है, उसी प्रकार से सरकार और वाणिज्यिक बैंकों का बैंक कौन सा होता है, आरबीआई होता है। अगला, यह बैंक मुद्रा का सृजन करता है। नहीं, ये बैंक जो है मुद्रा का सृजन नहीं करता, बल्कि कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत और यही पूछा गया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, देखो अगला यहाँ पर कहा गया है 11th वाला हमारा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो सेकंड बुक का फर्स्ट जो चैप्टर उससे पूछा गया, स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये बताना, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी किस प्रकार की थी, वो यहाँ पर बताए गए हैं। उसमें से एक ऑप्शन गलत है, वो हमें बताना है। पहला है, बाजार का आकार सीमित था। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारा बाजार का आकार सीमित था, हमारी वस्तुएं जो है विदेशों तक भी इतनी ज्यादा नहीं जाती थी। और दूसरा यहाँ पर कृषि गतिहीन थी। हाँ, कृषि गतिहीन थी, बहुत सारे कारण थे इसके। कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, 85% तक जनता इसमें लगी हुई थी। अब देखो अगला है, उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले उद्योग उपस्थित थे। तो क्या उल्लेखनीय उपलब्धि वाले उद्योग वगैरह जो थे हमारी अर्थव्यवस्था में थे, अगर होते तो ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा। तो ये पूछा गया था कौन सा गलत है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैकल्पिक कृषि विपणन का उदाहरण नहीं है। तो वैकल्पिक कृषि विपणन का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर अपनी जो मंडी, हदसपुर मंडी और यहाँ पर जो रायथू जो बाजार है, ये सारे के सारे उदाहरण है। पर मदर डेयरी जो है वो इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो मदर डेयरी और सहकारी उसमें आता है विपणन में। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही पूछा गया था ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला हमें कथन दे दिए, यहाँ पर कथन ए और कथन बी कह रहा है। कथन ए कह रहा है कि निर्धनता रेखा गरीबी और गैर गरीबी में भेद करती है। आपको पता होगा जो ये निर्धनता रेखा होती है इसमें क्या होता है कि निर्धनता रेखा से अगर ऊपर जो भी व्यक्ति हैं वो तो ठीक है, पर उससे नीचे जो व्यक्ति आ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, गरीब होते हैं। तो इसलिए ये अंतर करती है कि जो गरीब है और जो ना गरीब है, यानी कि जो ठीक है, हम जैसे जो व्यक्ति हम ठीक है, तो वो उसके बीच में क्या करती है अंतर करती है। पर यहाँ पर दूसरा देखो, ये वाला हमारा ठीक हो गया। अगला देखो, यह गरीबी तथा अति गरीबी में भेद करती है। तो क्या ये है, जो गरीब होते हैं उनके अंदर ये भी देखते हैं कि इसमें कौन ज्यादा गरीब है, नहीं, बस ये देखती है कि इस लाइन से अगर नीचे जो है वो क्या है, वो गरीब है। तो इसलिए बस इतना ही देखा जाता है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ज्यादा गरीब है कौन कम गरीब है। तो ये हमारा गलत हो गया, पहला सही और दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन, अगला भी पूछा गया हमसे। यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में वृद्धि की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए जो रेपो दर होती है उसमें वृद्धि की जाती है, रेपो रेट में, बिल्कुल ठीक है।
तो अब अगला देखो, यहाँ पर ये तो ठीक हो गया। अगला देखो, क्रेडिट की राशनिंग में वह राशि और उद्देश्य निर्दिष्ट करना शामिल है जिसके लिए क्रेडिट दिया जाता है। तो ये जो है ये भी हमारा सही है। पर ये जो है हमारा बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पर, और ये अभिकथन बिल्कुल अलग था, तो कारण इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए ए तथा आर दोनों सही, पर कारण जो है विकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से पहले भारत डैश से गेहूं आयात करता था। तो हरित क्रांति से पहले जो भारत था वो अमेरिका से गेहूं आयात करता था, ध्यान रखना आपको। अगला देखो, इसमें से कौन सा जो युग्म है वो हमारा सही है। तो इसमें आपका जो युग्म है वो कौन सा सही होगा, तो ये लास्ट वाला सही है। विदेशी ऋण तथा निवेश जो है वो किस में आता है, वो हमारा पूंजीगत खाते में आता है, क्योंकि निवेश आ गया ना इसमें। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना। जो चालू खाता होता है, इन्होंने कहा वस्तुओं का निर्यात का आयात पर अधिक है जो है ये, यानी कि चालू खाते का शेष नहीं। ये हमारे गलत है और ये हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन। अब जो है हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्ट अ सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मदर डेयरी और अमूल का उदाहरण है। तो मदर डेयरी और अमूल जैसे मैंने बताया था सहकारी विपणन का उदाहरण है, तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निवारक औषधि डेंगू मलेरिया के विरुद्ध जागरूकता अभियान पर वह, अगर देखो ये जो है ये किसका उदाहरण है। देखो जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना जो है वो फैल चुका है, उसके बाद जो है सरकार हमें क्या है वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वो जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है वो वैक्सीन जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, किसका उदाहरण है। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब डेंगू वगैरह ज़्यादा फैल जाता है तो उसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, जो इसके लिए दवाइयाँ वगैरह होती है, पोलियो के लिए हो गई जैसे। तो ये सारी की सारी जो होती है वो किस खाते में आएगी, किस उसमें आएगी, ठीक है। तो वो आपकी राजस्व जो प्रकृति व्यय है उसके अंतर्गत आएगा, आय में नहीं आएगा, व्यय में, क्योंकि सरकार व्यय कर रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 वाला, निम्न में से क्या निर्धनता मापन से संबंधित नहीं है। निर्धनता का मापन इनमें से कौन सा नहीं करता। पहला, निर्धनता रेखा, ये तो करती है मापन। दूसरा देखो, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ये भी होता है। सेन सूचकांक, या जो सेन है ये हमारे अर्थशास्त्री रहे हैं बहुत बड़े, इनका एक सूचकांक है जिसके द्वारा भी होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पर जनसंख्या वृद्धि दर के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर है, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस अवस्था में साख सृजन असीमित हो सकता है। तो साख जो है वो साख का सृजन करना असीमित हो सकता है, यानी कि उस पर कुछ सीमा ही ना हो। पहला, CRR 70% तक हो। दूसरा, प्राथमिक जमाएं शून्य हो। तीसरा है द्वितीय जमाएं शून्य हो। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर नहीं है ऐसा कि जो साख सृजन जो है उसमें असीमित हो, ठीक है, यानी उस पर कुछ सीमा ही ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, व्यापार संतुलन अगर 500 करोड़ का घाटा दर्शाता है, निर्यात का मूल्य 700 करोड़ है, आयात का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयात का मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी कि व्यापार संतुलन क्या होता है हमारा, ये माइनस होते हैं निर्यात और आयात, जब माइनस करके निकाला जाता है तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। आयात निकालना तो वहाँ पर एक्स रह जाएगा, निर्यात को इस साइड लेकर चले जाएंगे, यानी कि साइन प्लस का रहेगा। तो 700 और 500 को ऐड करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि हरित क्रांति ने गरीब तथा अमीर किसानों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है। तो हरित क्रांति ने गरीब और जो अमीर है उन दोनों के बीच में क्या हुआ, जो दूरी है उसे बढ़ाई है। क्या ये बिल्कुल ठीक बताया गया है इन्होंने, तो ये ठीक बताया गया, हरित क्रांति ने बढ़ाया था, जो असमानता है वो विकसित की थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो चलो दूसरा कथन भी देख लेते हैं। हरित क्रांति के लाभ मुख्य रूप से गरीब राज्यों पर द्वारा लिए गए। तो क्या गरीब राज्यों के द्वारा लिए गए थे? नहीं, क्योंकि जो HIV बीज हैं, जो तकनीक वगैरह थी, जो अमीर राज्य थे जो उन्हें परचेज कर सकते थे, वही क्या है, वही इसका लाभ जो है वो उठा पाए, बाकी जो है वो उनमें असमानता फैलती चली गई। तो इसलिए हमारा ये वाला कथन गलत है और ये पहले वाला ठीक थे, तो इसलिए अपना ये वाला हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। आगे चलो, अगला यहाँ पर 24 वाला हमारा क्वेश्चन है और पूछा गया है इसमें कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय ही भारत कृषि वस्तुओं का डैश था। तो कृषि वस्तुओं का क्या था वो, तो कृषि वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी जो है अपना स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट सेक्शन बी भी देख लेते हैं। तो देखो,
सेक्शन जो बी है उसमें पहले हमें यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है हमारा जो है ये जो कथन है वो पढ़ने और फिर हमें आंसर देना। कथन ए जो है यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर अस्थिर नहीं होती। तो स्थिर विनिमय, जब इसका नाम ही स्थिर हो गया तो अस्थिर कैसे होगा, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन तरनशील विनिमय दर अस्थिर होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो तरनशील विनिमय दर होती है यानी कि नमनीय विनिमय दर होती है, फिर लोचशील विनिमय दर इसे कहा जाता है, तो इसलिए जो है ये अस्थिर होती है। तो ये हमारा कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्रा की मांग तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति विनिमय दर को प्रभावित नहीं करती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये नहीं करती है प्रभावित, तो ये भी हमारा ठीक हो गया यहाँ पर यहाँ पर देखो जो इसकी जो सही व्याख्या भी यहाँ पर की जा रही है, यानी कि ऊपर भी स्थिर विनिमय दर के बारे में बताया गया और नीचे भी, तो इसलिए ए और आर दोनों ठीक और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था, यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में आरंभिक जमाएं कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5,000 करोड़ है तथा आरक्षित अनुपात 10% है, तो अर्थव्यवस्था में कुल बैंक मुद्रा का सृजन होगा। तो कितना सृजन होगा यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है कुल बैंक मुद्रा का जो सृजन है यहाँ पर हमारा ये 50,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा ना। अब आगे देखो, अगला है हमारा यहाँ पर कथन दे रखा है और यहाँ पर कारण दे रखा है। कथन कह रहा है यहाँ पर कि जो 1950 से 1990 जो था उसमें उसके पूर्व सुधार काल में खेती योग्य भूमि में कमी हुई। तो 1950 और 1990 के बाद जो हुआ खेती जो योग्य भूमि है उसमें कमी हुई थी। तो ये ठीक है, हमारा जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया। अब कारण कह रहा है पैकेज नीति के कारण बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो गई। तो जो कारण यहाँ पर दिया जा रहा है बिल्कुल गलत दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो सी वाला है यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ये 1950 से 1990 के बाद कृषि योग्य भूमि में कमी हुई नहीं, ये हमारा गलत है। और ये पैकेज नीति जो थी इससे बंजर भूमि में सुधार हुआ था, ये ठीक होगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से गलत कथन को पहचानें। तो गलत कथन कौन सा है इसमें से, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो हाँ ये है, ये आप सभी ने पोल साइंस में पढ़ा होगा अपने, अगर होगा तो आपके पास राजनीतिक विज्ञान। दूसरा है कृषि का विविधीकरण ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो हाँ ये भी ठीक है। अगला देखो, स्वयं सहायता समूह गैर संस्थागत ग्रामीण साख का स्रोत है। तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो क्या है, यहाँ पर कहा गया गैर संस्थागत नहीं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गलत कथन पहचानना था। अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है कि दो कथन दिए गए, फिर बताना कौन सा कथन ठीक है और कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है। तो देखो यहाँ पर जो कथन ए कह रहा है मानव पूंजी निर्माण एक स्थैतिक अवधारणा है, तो क्या ये एक स्थैतिक अवधारणा है यानी कि फिक्स है? नहीं, तो इसलिए अपना ये गलत हो गया। अब दूसरा कारण यहाँ पर दे रहा है मानव पूंजी निर्माण के लिए सतत प्रयास तथा व्यय की आवश्यकता है। तो हाँ, मानव पूंजी निर्माण तभी हो सकता है जब उसके लिए प्रयास किया जाए और व्यय किया जाए। तो इसलिए अपना ये, जैसे शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है तो मानव पूंजी निर्माण बढ़ेगा, तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कारण दिया गया सही है और कथन जो है गलत है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर कहा गया है कि सही जो मिलान है वो हमें यहाँ पर करना है अपना। तो देखिए यहाँ पर सही क्या कहा गया है, दो ये दे रखे हैं, इसमें से दिए गए कथनों में से सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा सही यहाँ पर दिया गया है ये पूछा गया। तो ये जो आपका सी वाला है यहाँ पर यही ठीक है। जन धन योजना जो है इसमें 2014 में हुई थी ये, तो इसलिए आपका ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी देखो जो मनरेगा है उसमें 100 दिनों का दिया जाता है, यहाँ पर 150 दिया गया, ये गलत हो गया। निर्धनता आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये भी आपका सन जो है वो गलत दे रखा है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हमसे, निम्न कथनों में से पहचानिए जो निर्धनता के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला यहाँ पर रखा निर्धनता आंकड़े NSSO द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इनकरेक्ट पूछा गया है
दूसरा यहाँ पर पूछा गया निर्धनता के आंकड़े योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये वाला भी आपका ठीक है, योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा, निर्धनता की पहचान निर्धनता रेखा के आधार पर की जाती है, तो ये इसकी एक विधि के तौर पर है, पहचान करने की मापन के तौर पर है, तो ये भी ठीक है हमारा। अगले देखो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी की मात्रा कितनी कहा गया है, इन्होंने 21,000 है, तो 2100 है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 ये बदलती रहती है, आई थिंक अभी करंट में ये नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और पूछा गया है हमसे, आर्थिक सुधार काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर डैश से अधिक रही है, तो आर्थिक सुधार काल जो था उसमें सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है किस चीज़ से ज़्यादा रही है, तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, विनिमय क्षेत्र, दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र और तीसरा कृषि क्षेत्र, तो उपरोक्त सभी आप सभी का आंसर ठीक होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ब्रिटिश जो यहाँ पर कहा गया, ब्रिटिश काल में कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादकता अति न्यून थी, तो ब्रिटिश काल में जो कृषि उत्पादन है और जो कृषि उत्पादकता है यानी प्रोडक्शन जो हुआ है वो बिल्कुल न्यून था, कम था, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर हमारे। अगला कारण देखो, यहाँ पर कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने टेरेस कृषि तथा सिंचाई सुविधा के लिए निवेश किया, अगर किया होता तो क्यों कम होती, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो केवल डी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ए ठीक है और आर हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत सारे कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सारे यहाँ पर कवर हो ही रहे हैं ज़्यादातर आपके सब जो कारण वाले क्वेश्चन हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला दीर्घ का कथन, हरित क्रांति के आरंभ के पश्चात ग्रामीण अर्थव्यवस्था की साख आवश्यकता में विविधताएं आई हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो साख की जो आवश्यकताएं थी उसमें विविधता आई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब से हरित क्रांति वो प्रारंभ हुई है। दूसरा देखो कथन, साख की आवश्यकता केवल उपभोग के लिए नहीं है बल्कि सामूहिक आगत क्रय करने के लिए भी लिया जाता है, तो हाँ, तो इसलिए आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर पूछा गया है कि दो कथन दे दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है साख सृजन बैंक मुद्रा सृजित करने की प्रक्रिया, तो साख सृजन जो है बैंक मुद्रा सृजित, हाँ यही तो होती है साख सृजन, तो इसलिए ये आपका ठीक हो गया। अगला देखो, बैंक मुद्रा का सृजन द्वितीयक जमाओं के द्वारा किया जाता है, द्वितीयक जमाओ के द्वारा किया जाता है, भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें फिर से। अब आगे चलिए, जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, जो मैंने करवाया था आपका चैप्टर 1, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जीवन प्रत्याशा 69 नहीं थी। अब कितनी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कवर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम सभी के सामने, यहाँ पर हमें फिर कथन दे दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है जब वस्तु तथा सेवाओं का शेष विश्व से आयात किया जाता है तो उनको भुगतान शेष की पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है, तो ये कहा गया है कथन ए के द्वारा। तो क्या जब वस्तु और जो सेवाएं होती हैं उन्हें क्या है शेष विश्व से आयात किया जाता है, यानी कि विश्व में से आयात किया जाता है वस्तु और सेवाओं को, तो उनको भुगतान शेष के पूंजी खाते में रखा जाता है, नहीं पूंजी खाते में ये चीज़ें नहीं आती है, तो चालू खाते में आती है। जब चालू खाते में क्या होता है वस्तु और सेवा का आयात और निर्यात शामिल होता है, यहाँ पर आयात की बात हो रही है वस्तु सेवाओं की, तो वो क्या होगी चालू खाते में आएगी, तो ऑप्शन ए गलत। दूसरा देखो, दूसरा है इन आयातों के कारण घरेलू मांग में कमी आती है, तो ये जो आयातें हैं इसके वजह से घरेलू जो मांग होती है अपने देश में जो उत्पादकता होती है उसमें क्या होती है कमी आती है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर ये वाला उनकी मांगों में कमी आती है हमारी घरेलू जो वस्तु होती है, तो ये हमारा ठीक है, तो ए गलत और आर सही, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हम सभी से, देखो अगला यहाँ पर है डैश तथा डैश आरबीआई द्वारा जारी नहीं किए जाते, तो क्या चीज़ें आरबीआई के द्वारा जारी नहीं की जाती, यही हमसे पूछा गया है। तो देखो 1 रुपये का नोट, हाँ 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किए जाते, ध्यान रखना है आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है वो जारी करते हैं, तो ये फर्स्ट और सेकेंड ठीक है, तो इसलिए अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। देखो मैं इतनी देर से लगी हुई हूँ आप सभी के साथ, आप सभी के साथ क्या मुझे तो डबल मेहनत करनी पड़ती है ना। अब देखो अगला है यहाँ पर क्वेश्चन हम सभी के सामने, कथन ए कह रहा है किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था, तो जो किसान हैं उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था, ये कहा गया है, तो ये बात ठीक है और उसी के लिए बहुत सारे सुधार भी किए गए थे, आप सभी को पता होगा। दूसरा कहा गया है वहाँ उचित कृषि विपणन का अभाव था, तो ये भी ठीक है हमारा, तो इसलिए आपका क्या है
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है हमारा क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर कथन और कारण वाले हम तंग बोर भी हो जाते हैं, इतने सारे कथन और कारण वाले आते हैं, पर इन्हीं से मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला यहाँ पर दे रखा है कि पहला कथन कह रहा है कृषि आय तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक कुशल तथा प्रभावी ग्रामीण साख प्रणाली अति महत्वपूर्ण है। तो कृषि आय हो गई और उत्पादकता हो गई, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, एक ग्रामीण साख प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। अगर साख प्रणाली अच्छी होगी गाँव में तो क्या कर सकते हैं लोग, साख ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने उद्योग धंधों में यानी कृषि में लगा सकते हैं और उसकी वजह से कृषि अच्छी हो सकती है, कृषि के द्वारा आय और उत्पादकता बढ़ सकती है। तो ये हमारा ठीक है यहाँ पर। अगला देखो, कारण दे रखा है आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए बाजार से आगतों का क्रय करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि जो ये कहा गया है कि जो आधुनिक कृषि होती है उसके लिए जो तकनीक वगैरह हैं उनको बाज़ारों से खरीदना पड़ता है, तो ये बात भी ठीक है। इन पर क्या किया जाता है, इन पर भी जो है क्रय किया जाता है, तो उसकी वजह से भी कृषि ठीक होगी। तो ए और आर दोनों यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक है और कारण की व्याख्या भी दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है इसका कौन सा ठीक होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है हमारे सामने कि 41 वाला, मांग जमाई मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं होती है। तो मांग जमा मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं होती है, ये पूछा गया है, मतलब कहा गया है। तो मांग जमा, हाँ, मुद्रा पूर्ति का जो होती है वो भाग नहीं है, ये ठीक है। यहाँ पर मुद्रा पूर्ति के तो अलग होते हैं ना, मैंने आपको बता रखा है। मांग जमाई वो जमाई होती हैं जो मांगने पर जो बैंक द्वारा वापस लौटाई जाती हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखो, कारण दे रखा है मांग जमाओं में उपलब्ध राशि को वस्तु तथा सेवाओं के क्रय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जो मांग जमा होती है उन्हें क्या है, वस्तु सेवाओं के लिए। अब मांग जमाए, हम जो बैंकों में जमा करके आते हैं अपने धन को, हम कभी भी उसे निकाल सकते हैं, उसे मांग जमा कहा जाता है। उस धन को निकालने के बाद हम जो वस्तु सेवाएं हैं उन पर ही तो हम जो है वो क्रय करेंगे अपनी वस्तु सेवाओं को, यानी कि उन पर ही तो जो पैसे हैं वो लुटाएंगे अपने, है ना। तो ये भी ठीक है हमारा। तो दोनों यहाँ क्या है बिल्कुल ठीक दे रखे हैं कथन और कारण, और ये क्या है सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हम सभी से, फिर से हमें वही दे दिया। कथन ए कह रहा है निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निर्धन कहा जाता है। हाँ, मैंने नीचे ही कहा था ना, हाँ शायद। तो निर्धनता जो रेखा होती है उससे नीचे रहने वाले लोगों को ही निर्धन कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। रोजगार जो है, रोजगार अवसरों की कमी निर्धनता का एक कारण है। तो रोजगार अवसरों में अगर कमी होती है तो इसकी वजह से निर्धनता बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी हो जाती है, बेरोजगारी हुई तो निर्धनता तो बढ़ेगी, कोई आके हमें पैसे तो नहीं दे के जाएगा। तो इसलिए हमारे दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे चलो, आगे देखते हैं। अपना 43 वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। चलो, अभी कथनों कारण से छुटकारा मिला। 43 वाला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध मानव पूंजी निर्माण से नहीं है। तो पहला देखो, मानव पूंजी भौतिक पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करता है। अगर आप सभी ने इसके कारक पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, ये ठीक है। शिक्षा भी जो है वो भी एक कारक है इसका भी, ये भी ठीक है। मानव पूंजी निर्माण तथा मानव विकास एक ही है क्या? मानव विकास और मानव पूंजी निर्माण एक है? नहीं, ये गलत है आपका ऑप्शन, और यही पूछा गया तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। पूछा गया है यहाँ पर हमसे कि यदि भुगतान शेष के चालू खाते में घाटा है तो व्यापार शेष डैश होगा। तो अगर क्या दिया गया है यहाँ पर हमसे, अगर जो हमारा भुगतान शेष जो है अगर उसके चालू खाते में घाटा है, ठीक है, तो व्यापार शेष क्या होगा? पहला अधिशेष में, दूसरा घाटे में। तो अधिशेष में भी होगा और घाटे में भी होगा, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है कि भारत सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, चलाए जाते हैं ना बहुत सारे कार्यक्रम, आपने पढ़े होंगे। तो ये ठीक है हमारा। अगला देखो, ये कथन दे रखा है रोजगार रहित विकास के कारण निर्धनता में कोई कमी नहीं आई है। तो हाँ, अभी भी अगर कहें कि निर्धनता में कमी आई है, नहीं बल्कि बढ़ जाती है। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, उसमें से एक जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर
पहला दे रखा है यहाँ पर हमारा भुगतान जो संतुलन है एक वर्ष में एक देश के नागरिकों तथा सरकार के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए सभी आर्थिक लेन देनों का विस्तृत विवरण है। ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक दी गई है। कारण कह रहा है भुगतान शेष में केवल विदेशी विनिमय के अंत प्रवाह तथा बाहरी प्रवाह को दर्ज करता है। तो जो भुगतान शेष है उसमें अंत प्रवाह और जो बहिर्प्रवाह है उसको दर्ज करता है। तो हाँ, ये भी ठीक है हमारा। आयात तो निर्यात तो किया जाता है और बाकी चीज़ें जैसे निवेश वगैरह किए जा रहे हैं तो विदेशी विनिमय का अंतर प्रवाह होता है और बहिर्प्रवाह होता है, ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और जो आर है यहाँ पर कारण दिया गया है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 47 वाला है हमारा और पूछा गया है हमसे यहाँ पर कि देखिए निम्न में से सही कथन पहचानना है हमें। पहला तरीका स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर सही कथन सही कथन नहीं है वो पहचानना है। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही कम थी, ठीक है। तो ये ठीक है हमारा। 85% तक जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, ये भी ठीक है हमारा। स्वतंत्रता के समय भारी तथा मूल उद्योग का अभाव था, तो ये भी ठीक है हमारा। अगला देखो, तटीय नहर योजना एक सफल योजना थी क्योंकि यह ब्रिटिश काल में यातायात का एक सुविधाजनक साधन थी, ये दिया गया है। तो ये ठीक नहीं होगा हमारा, ये डी वाला। आगे चलो, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर मैचिंग दी गई और मिलान करना है अब हमें यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग में जो है हमारा ये सेकंड वाला मिलान हो जाएगा इससे। 6% जीडीपी का भाग शिक्षा पर व्यय किया जाना, ठीक है। जो मध्य भोजन आयोग जो है ये आपको पता होगा, मिड डे मील जो है वो आपका ये प्राथमिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया ये, ठीक है। प्रवासन जो है वो आपका प्रतिभा पलायन है, ठीक है। प्रवास किया जा रहा है ना, प्रतिभा का पलायन हो रहा है। और भौतिक पूंजी जो है वो आपका स्वामित्व का हस्तांतरण है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर देखो सेक्शन सी स्टार्ट होने वाला है। 12 क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे करवाऊंगी। तो देखो ये देखो यहाँ पर आप सभी इसको रीड कर लेना क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा रीड करके आपको बताऊं। तो फटाफट रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। देखो अब यहाँ पर 49 वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निम्न में से कौन सा बजट का उद्देश्य नहीं है। तो बजट का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला देखा आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास करना बजट का उद्देश्य, तभी तो पास किया जाता है हर साल बजट। आर्थिक स्थिरता ये भी उद्देश्य है। आय का पुनर्वितरण भी उद्देश्य है, पर भुगतान शेष में आधिक्य सृजन करना ये उद्देश्य नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 50 वाला दिया गया है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डैश प्राप्तियां तथा डैश प्राप्तियां सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती है। तो कर प्राप्तियां और इसके साथ साथ गैर कर प्राप्तियां जो है सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। आपको पता है ना राजस्व प्राप्तियां दो में होती है, मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो इसलिए आपका कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पहचानिए निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय कौन सा है इसमें से, ये हमें यहाँ पर पहचानना है। तो पहला ब्याज का भुगतान, तो ब्याज का भुगतान क्या जा रहा है, तो ये राजस्व क्या होगा, व्यय होगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरिए। राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया गया। राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस इसमें कुल प्राप्तियां जो हैं इसके साथ जो है उधार छोड़कर आएगा, क्योंकि कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर लिखा हुआ होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट। तो फॉर्मूले मैंने कहा था ना कि ये राजकोषीय घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया, ठीक है। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और इनकी निर्भरताएं भी याद होनी चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ पर 53 वाला पूछा गया है हमें। यहाँ पर पहला दे रखा है सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। तो वो पूंजीगत व्यय जो किया जाता है सरकार के द्वारा, क्या वह है परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है परिसंपत्तियों का निर्माण। तो ये गलत हो गया। अगला देखो, अनुदान संपत्तियों का निर्माण का सृजन कर सकते हैं पर फिर भी ये पूंजीगत व्यय का भाग है। तो क्या ये पूंजीगत व्यय का भाग होता नहीं। तो इसलिए हमारे दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देश का सरकार के बजट से संबंध नहीं है। तो किसका सरकार के बजट से संबंध नहीं है, तो व्यापार आधिक्य का सरकार के बजट से संबंध नहीं है। अगला ये पढ़ लो फटाफट, कर लिया होगा आप सभी ने रीड। अब हम जो है 55 वाला क्वेश्चन अपना देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है भारत द्वारा किस वर्ष में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1991 में अपनाई गई थी। कहाँ पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पर ये रहा। अगला देखो, अगला यहाँ पर दिया गया है 56 वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हमसे कि
कथन दे दिए गए फिर से, कथन ए और कथन बी। कथन ए कह रहा है कि वित्तीय संकट सरकार की प्रतिबंधात्मक नीतियों का अंतिम परिणाम था। तो क्या वित्तीय जो संकट था वो सरकार की आपको पता होगा 1991 से पहले क्या था, सरकार ने बहुत सारे जो है हमारे ऊपर जो है रोक लगाई हुई थी, प्रतिबंध लगाए हुए थे, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। और उसके बाद 1991 के बाद जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाया गया था, और उसके बाद जो सारे प्रतिबंध हट गए थे ज़्यादातर और खुली अर्थव्यवस्था हो गई थी हमारी। तो इसलिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगला कथन देखो, वित्तीय संकट के अल्पकालीन समाधान के लिए सरकार ने रचनात्मक सुधार के उपाय नहीं अपनाए थे और बाहर से हमें क्या है अपनी हेल्प मांगनी पड़ी थी। तो इसलिए हमारा कथन जो है पहला सही और दूसरा गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो 57 वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब बहुत लास्ट तक आते आते मेरी तो जाने निकल जाती है रीड करते, और आप सभी को तो टिक ही करके आने होते हैं ना, तो लाइक कर दिया करो भाई, इतनी जान मत निकलवाया करो। यहाँ पर दिया गया है हमसे क्वेश्चन, कथन दे रखा है फिर कारण दे रखा है। अब यहाँ पर कथन कह रहा है ए हमारा कि भारत ने आर्थिक सुधार या जो नई आर्थिक नीति दबाव में अपनाई थी, आपको पता है ना दबाव में अपनाई थी, ये बात मैंने आपको बताई भी थी एलपीजी वाली अपनी जो क्लास थी उसमें। तो ये हमारा ठीक है, जो 1991 की नई आर्थिक नीति थी। कारण कह रहा है वित्तीय संकट का सामना करने के लिए आर्थिक सहायता अर्थव्यवस्था को खोलने की शर्त के साथ आई थी। तो ये ठीक है, क्योंकि जो है ये जो था यानी कि बाहर से विश्व से हमने हेल्प मांगी थी, तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक वगैरह थे उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर तुम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दोगे तभी हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और ये जो हमें मजबूरी में अपनाना पड़ा था, यानी कि एलपीजी की नीतियाँ मजबूरी में अपनानी पड़ी थी। तो ये भी हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो हाँ ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर भी वही बात हो रही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि ये जो दबाव में अपनाई थी, क्यों अपनाई थी, इसका कारण यहाँ पर हमें मिल रहा है। आगे चलो 58 वाला क्वेश्चन आ गया है और इसमें पूछा गया है हमसे कि देखते हैं एक मिनट। उपरोक्त पाठ तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो निम्न में से गलत जो कथन है वो चुनना। पहला 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय संकट अपनाया था, बिल्कुल ठीक है, सामना करा था। अगला है यहाँ पर भारत ने वित्तीय संकट का सामना करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया, जैसे मैंने अभी बताया लिया था। तीसरा आर्थिक सुधार के बाद आयात प्रतिस्थापन को निर्यात जो यहाँ पर प्रोत्साहन आना चाहिए, प्रोत्साहन से बदल दिया गया, ठीक है। अगले देखो संकट काल में भारत सरकार को खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में अंतरण प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण है। अब दो ही बच गए बस हमारे क्वेश्चन। तो देखो कथन कह रहा है पहले वाला, सुधार पूर्व काल में भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और कुशल थे। तो क्या ये ठीक है हमारा ऑप्शन? तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये हमारा असत्य है बिल्कुल, तो ये गलत है हमारा। अगला देखो, अगला कथन कह रहा है दूसरे वाला, सार्वजनिक उपक्रमों की हानि को कम करने के लिए विनिवेश को अपनाया गया। तो हाँ, विनिवेश को तभी अपनाया गया है कि सार्वजनिक जो उद्योग हैं, जो उपकरण हैं, उनकी क्या हो, हानि कम हो। तो ये ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ये वाला। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और आप सभी लाइक कर देना फटाफट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिससे कि वीडियोस नोटिफिकेशन पहुंचती रहे आप सभी के पास। तो कथन ए कह रहा है आर्थिक सुधार से पहले सार्वजनिक क्षेत्र का उपभोक्ता वस्तुओं जैसे ब्रेड, टेलीफोन आदि में भी एकाधिकार था। तो आर्थिक सुधार से पहले जो है एकाधिकार जो था बहुत ज़्यादा था। तो ये भी ठीक है हमारा। कारण देखो, कारण कह रहा है निजी क्षेत्र को लाइसेंस नीति से नियंत्रित किया गया था। हाँ, क्योंकि निजी क्षेत्र पर लाइसेंस नीति लगा दी गई थी और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या है निजी क्षेत्र के जो वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, एकाधिकार होकर रह गया, जैसे ब्रेड हो गया, टेलीफोन वगैरह हो गया। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको एलपीजी की, जो मैंने अपनी क्लास करवाई थी उसमें। तो इसलिए ये भी ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है हमारा। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होता है ये ऑप्शन आपको पता ही है। दोनों कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए वाला हमारे यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी के साथ आप सभी का प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैसी लगी क्लास बताना ज़रूर। मेरा तो बोल बोल कर दम जो निकलता जा रहा है। अब जो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।